हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जीवन की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने दार्शनिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें से दो मत या दो वाद मैं आपको समझा चुका हूँ। पहला था हमारा विशिष्ट सृष्टिवाद और दूसरा था ब्रह्मांडवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद में क्या था कि इसके जो समर्थक थे वो थे फादर स्वरेज और आर्च बिशप हुसैन। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो किसी अलौकिक शक्ति ने की है, और वो जो जीवन की उत्पत्ति की है वो मात्र 6 दिनों में की है। ठीक। ब्रह्मांडवाद में हमने बताया था कि इसके जो समर्थक थे वो थे रिक्टर, प्रेयर और आर्हिनियस। ठीक है। अब इस बात के अनुसार जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो किसी अन्य नक्षत्र से किस जीव के अणु पृथ्वी पर आए और वहां उन्होंने अपना विकास किया। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रलयवाद। है हमारा प्रलयवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है। इस बात के जो समर्थक थे वो थे क्यूवियर। ठीक। क्यूवियर के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको लिखा है कि इन्होंने अपनी दो बातें इस मत में अपने इस बाद में प्रस्तुत की। ठीक है। वो दो बातें कौन कौन सी थी जरा देखिए। पृथ्वी पर समय समय पर प्रलय होने के कारण पर्वत समुद्रों में धंस जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जब भी पृथ्वी पर प्रलय आती है तो पृथ्वी पर जितना भी पानी का भाग है वो सब क्या है, वो पानी कहां पर चला जाता है, पर्वतों पर। और पर्वत कहां चले जाते हैं, समुद्र के अंदर धंस जाते हैं। ठीक है। तथा समुद्र तल ऊपर उठकर ऊंचे पर्वतों का निर्माण करता है। जब समुद्र तल का जो जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो वो और ऊंचे ऊंचे पर्वतों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक। दूसरी बात जो इन्होंने कही थी वो थी विनाश के पश्चात पृथ्वी पर उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ। मतलब जो जीव उस समय प्रलय आने से पूर्व जो जीव पृथ्वी पर मौजूद थे, अब प्रलय आने के बाद वो सब क्या हो गए, नष्ट। और उनका जो अकार्बनिक पदार्थ, उनके जो शरीर का अकार्बनिक पदार्थ होता था वो क्या हो जाता है, पुनः जीव द्रव्य का निर्माण कर लेता है। वो कैसा कर लेता है, पुनः जीव द्रव्य का निर्माण कर लेता है और जो पुराने विलुप्त जीवों से भिन्न होता है। इन दोनों बातों को अगर हम ले तो इन दोनों बातों से एक निष्कर्ष निकलता है, वो है ये कि यह वाद पुरानी जातियों के विलुप्त होने की व्याख्या करता है। मतलब क्या करता है यह बात, ये हमें बताता है कि पृथ्वी पर जो पुराने जो जीव मौजूद थे वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। अब जो नया जीव द्रव्य बना उसने नए प्रकार के जीवों का क्या किया, विकास किया। ठीक। यह बात पुरानी जातियों के विलुप्त होने की व्याख्या करता है तथा साथ में इस बात का भी समर्थन करता है कि उपस्थित जीवों तथा विलुप्त जीवों के मध्य किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं होती। मतलब क्या है कि जो विलुप्त हो चुके जीव हैं और जो नए जीव द्रव्य के द्वारा नए जीवों का जो निर्माण हुआ है उन दोनों के मध्य कोई भी समानता नहीं होती। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो जैव विकास है या हमारे जो जीव हैं, जितना भी हमने जैव विकास के बारे में या जैव विकास के परमाणु के बारे में पढ़ा है, तो हमें यह पता चलता है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे पूर्वजों से हुई है। और ये जो विकास का जो क्रम है वो लाखों करोड़ों साल तक ऐसा ही चलता रहा है, तब आज का मनुष्य जो क्या है, विकसित हुआ है। ठीक। तो ये जो विकास, ये जो वाद है वो इस बात की व्याख्या नहीं करता कि आज के जीवों में विलुप्त जीवों के प्रति समानता कैसे है। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये जो वाद है कि मतलब पुराने जीव विलुप्त हो गए और नए जीवों की उत्पत्ति हो गई। और जबकि हम जानते हैं कि पुराने जीव और नए जीवों के मध्य क्या है, संबंध स्थापित है। तो इस बात को हम क्या कह सकते हैं, यंत्रवाद भी कहते हैं। इस बात को क्या कहते हैं, यंत्रवाद। ठीक। इसलिए इस बात को भी क्या कर दिया गया, अमान्य
कर दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो विलुप्त हुए जीवों से ही हुई है और उनके बीचों में बहुत सारी क्या है, समानता है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आपकी समझ में कोई भी बात या कोई भी या पॉइंट्स में समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपको और अधिक समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाय।